जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ द डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। ठीक है, आगे मैं लिख सकता हूं टीचिंग मैथोडोलॉजी, बेसिक स्किल्स ऑफ द टीचिंग, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर। ये पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस जो है वो टीचर की जज की जाती है। तो जब मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर। एक टीचर की परफॉर्मेंस यूनिवर्सली डाउन जा रही है, तो उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है? लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर हम एक स्कूल के टीचर की जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं कि आफ्टर कोविड-19 जो हमारा पब्लिक सेक्टर स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट कम आ रहे हैं। इसकी क्या पॉसिबल रीज़न है? ये प्रॉब्लम है ना कि टीचर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है? हमने ऑलरेडी रीजन फाइंड आउट की कि हो सकता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग ना मिल रही हो सकता है टीचर्स को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना आता हो सकता है टीचर्स को जो नए टीचिंग मेथड्स है वो ना यूज़ करने आते, हो सकता है टीचर्स जो है वो हाइब्रिड क्लासरूम के बारे में ना जानते। ये पॉसिबल रीजंस हैं। तो ये सारे क्या है? क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? लेट्स से जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम रिसर्च मॉडल बनाते हैं तो उसके हम डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं बेटा, अब वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं बेसिकली। वैसे तो चार तरह के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जिसको मैंने टेस्ट करना है, जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स से मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंस। मैंने क्या करना है कि टीचर की जॉब परफॉर्मेंस जो है वो कम क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अब जो रीजन है वो एक्चुअली इसके साथ कनेक्ट होती है ना, ऐसी है ना। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से मैंने कहा जी एक यहाँ पे नंबर 1 जो रीजन है वो है ट्रेनिंग। ठीक है, नंबर 2 मैंने कहा दूसरा जो प्रॉब्लम है वो लेट्स से हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं कि लेट्स से जो इशू है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो है वो इसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमने टेस्ट करना है। बात समझ आई? प्रॉब्लम मेरा क्या है? परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना। इसके पॉसिबल रीजन मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन कैसे ड्राइव होते हैं। माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, training has an impact on the job performance of the teacher. Emotional intelligence has a relation with the job performance. Technology has a relation with the job performance of a teacher. और अगर इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्या क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन बनेगा कि is there a relationship between the training and the teacher's job performance? और is there a relationship between emotional intelligence and the job performance of a teacher? और is there a relationship between technology and the job performance of the teacher? ठीक है, तो ये मेरे क्या बन गया? रिसर्च क्वेश्चन बन गया। अब इन्हीं रिसर्च क्वेश्चन को ये दो तरह के वेरिएबल हमने देख लिए। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको टेस्ट करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनकी बेस के ऊपर टेस्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तीसरे वेरिएबल जिसको हम कहते हैं जी इंटरमीडिएट या मीडिएटिंग वेरिएबल। क्या कहते हैं? मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, और चौथे होते हैं आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। कौन से? मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये चार तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है। एक कंट्रोल वेरिएबल भी होता है। ये बेसिकली 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्च में हम टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम की बेस के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जब आगे हम डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन में वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है। ये आपको ये जो मैंने ये बनाया ना, ये इसको हम रिसर्च मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल जिसको हम कहते हैं।
फिर हम बात करते हैं जी मेथड्स रिसर्च मेथड्स। मैंने ऑलरेडी आपको बात की कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च के होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे जी रिसर्च पेपर। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बेटा, जो रिसर्च हम करते हैं या जो रिसर्च हम देखते हैं वो कहाँ लिखी जाती है, कहाँ डिस्प्ले होती है, किस तरह डिस्प्ले होती है, उसका सबसे कॉमन फॉर्म है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। आप जिस भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हो, अगर आपने अपना रिसर्च वर्क शो करना है तो उसका रिसर्च पेपर लिखा जाता है या रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, या ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं तो बेटा रिसर्च पेपर जो है हमारे पास एक्चुअली द वे टू शो योर रिसर्च और टू प्रेजेंट योर रिसर्च इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर कहते हैं। और रिसर्च पेपर जहां पब्लिश होता है उसे क्या कहते हैं, रिसर्च जर्नल, ठीक है। डिफरेंट जर्नल्स होते हैं जो आपकी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, ठीक है। और जितना अच्छा रिसर्च जर्नल का रैंक होगा उतनी आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी हाई होगी। पाकिस्तान में रिसर्च जर्नल्स को कैटेगराइज करने का सिस्टम है जिसे हम कहते हैं जी HEC का हमारा जो इंडेक्सिंग सिस्टम है। हमारे पास 3 तरह के जो मेन कैटेगरीज हैं जर्नल की, W कैटेगरी जर्नल होते हैं, Y कैटेगरी जर्नल होते हैं, X कैटेगरी जर्नल। सबसे टॉप रैंक जर्नल जो है वो W कैटेगरी होते हैं, सेकंड रैंक में X कैटेगरी और सबसे लो रैंक में Y कैटेगरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं। तो अब ये कैटेगरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रिसर्च जर्नल्स की जो इंडेक्सिंग है वो डिपेंड करती है कि कितने लोग जो हैं वो आपके रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और आपका रिसर्च जर्नल के लोग जो है वो कितने आपके काम को साइट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं आपके रिसर्च जर्नल्स का। तो उसकी बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग होती है। कितने डॉक्यूमेंट आपने पब्लिश किए, कितने लोगों ने आपके रिसर्च को रैंक किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च को कोट किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च पेपर्स को रीड किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च पेपर से रेफरेंस लिया और उसको अपने रिसर्च पेपर में रैंक किया। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो स्कोपस इंडेक्स होता है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, क्वार्टाइल रैंकिंग होती है। Q1 में सबसे टॉप टायर जर्नल आते हैं, Q2 में सेकंड लेवल के, Q3 में थर्ड लेवल के, Q4 में फोर्थ लेवल के, Q4 क्वार्टाइल्स। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, गल्फ, ये सारे रीजन में रिसर्च जर्नल्स को कैटेगराइज क्यू यानी कि स्कोपस एक डेटाबेस है जिसके ऊपर इसको कैटेगराइज करते हैं क्वार्टाइल्स में। तो जहां रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं उस पूरे जो एक सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डेटाबेस है या पब्लिशर्स हैं जो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्कोपस है, हमारे पास एल्सवेयर है, हमारे पास JCR है, हमारे पास एमरल्ड है, ठीक है। ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स को होल्ड करती है। रिसर्च जर्नल को जो पब्लिश कर रहा था, रिसर्च को पब्लिश कर रहा था, वो पब्लिशर कहलाता है जिसके बाद रिसर्च जर्नल होते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर लिखने वाला क्या कहलाता है, ऑथर कहलाता है जो रिसर्च पेपर लिखता है, ठीक है। और बुनियादी तौर पे रिसर्च पेपर बेटा एक रिसर्च पेपर होता है जिसे हम कहते हैं कि आपका जर्नल रिसर्च पेपर है, एक आपका रिसर्च पेपर जिसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल पेपर कहते हैं, जिसके अंदर आपने एनालिसिस नहीं करना होता, जस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना होता, उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर कहा जाता है, ठीक है। और मेन पार्ट जो आपके रिसर्च पेपर के होते हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी रिसर्च पेपर बेटा जब हम लिखते हैं तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो उसका होता है टाइटल। क्या होता है, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। नंबर 2 abstract, number 3 introduction, number 4 literature review, number 5 research methodology, number 6 data analysis, number 7 रिसर्च कंक्लूजन या रिकमेंडेशन, ठीक है। किसी भी रिसर्च पेपर के बेटा ये
7 मेन बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, जिसमें आप टॉपिक ऑफ द रिसर्च बताते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप पूरे रिसर्च पेपर की समरी बताते हो, ठीक है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप बताते हो व्हाट इज द एम ऑफ योर रिसर्च, व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। व्हाट इज द सैंपल साइज, व्हाट इज द पॉपुलेशन, ठीक है। व्हाट इज द डाटा कलेक्शन मेथड, और व्हाट आर द रिजल्ट्स, एंड व्हाट इज द नोवेलिटी और द रिसर्च गैप ऑफ योर स्टडी। ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम बताते हैं कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और इस टॉपिक पे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। बात समझिए। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन में हम ग्लोबल एस्पेक्ट बताते हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में हम डोमेस्टिक एस्पेक्ट बताते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में अपना रियल प्रॉब्लम बताते हैं, और फोर्थ पैराग्राफ में हम बताते हैं कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। ये एक फनल बनती है, ठीक है। जब हम 1 बाय 1 रिसर्च के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो डिटेल से मैं आपको ये चीजें बताऊं। फिर फोर्थ पार्ट में आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। बेटा लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? प्रीवियस रिसर्च जो है, जिस पे आप जिस टॉपिक पे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो प्रीवियस रिसर्च इस टॉपिक के बारे में क्या कहती है। परफॉर्मेंस के ऊपर पहले किस किसने रिसर्च की हुई है, ठीक है। ट्रेडिंग के ऊपर किसने पहले रिसर्च की हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर किसने रिसर्च की हुई है, और आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर किसने रिसर्च की हुई है पहले। तो पहला जितना भी रिसर्चेज हुई है आपके वेरिएबल्स के ऊपर, उसको आप कहाँ मेंशन करते हो? लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करते हो, इसलिए उसको लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। और लिटरेचर रिव्यू को मेंशन करने के लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा जाता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को दिया जाता है। तो रिलेशन और हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख लेते हैं, यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस के रेफरेंसेस दे देते हैं, फिर हम आते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के ऊपर कि मैंने ये रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। आइदर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगा या मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा तो मैंने इन वेरिएबल को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चन है, जो स्केल है, वो मैंने कहां से लिए हैं, ठीक है। जब हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चनेयर बनाने के लिए, तो मेरे पास 3 बुनियादी तरीके होते हैं बच्चों। नंबर 1, या तो मैं रिसर्च क्वेश्चन को पीछे पहले किसी ऑथर ने क्रिएट किया हुआ स्केल, उसी को मैं अपनी रिसर्च में यूज करूं, उसे हम कहते हैं अडॉप्टिव। क्या करना? अडॉप्ट कर लेना, जैसे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो अडॉप्ट कर लेना। सेम वही स्केल किसी पहले रिसर्चर ने इस्तेमाल किया, उठा के मैंने यूज कर लिया लोगों से सवाल पूछने के लिए, ये है अडॉप्टिव। दूसरा है अडेप्टिव, ठीक है। अडेप्ट करना मतलब कि किसी ने यूज किया हुआ, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ था, किसी और का ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया हुआ था, मैंने उसको उठाया और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज किया और उस क्वेश्चन को अपने आप में यूज कर लिया। लेट्स से वही जॉब परफॉर्मेंस पहले कोई स्कूल टीचर के ऊपर चेक कर रहा था, अब मैंने यूनिवर्सिटी के टीचर की जॉब परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्केल के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो वर्ड स्कूल है उसकी जगह मैं यूनिवर्सिटी यूज करूंगा, ठीक है। तो वो से हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव कहते हैं। और तीसरा है, अगर स्केल मौजूद नहीं है तो मुझे एक नया स्केल बनाना पड़ेगा, जिसे हम स्केल डेवलपमेंट कहते हैं, रिसर्च स्केल डेवलपमेंट। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो हम फिर आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात? फिर हमारे पास है डाटा एनालिसिस। बेटा आप जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो जब हमने डाटा कलेक्ट किया रिसर्च मैथोडोलॉजी में, जब हमने अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट की, सैंपल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने जो है वो अपना डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर के थ्रू, तो उस डेटा को हम एक्सेल की फाइल में सेव करते हैं, जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम उसकी शीट बनाएंगे, डेटा शीट बनाएंगे। तो आपने क्या करना होता है? उस डाटा को एनालाइज करना होता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। उस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने कुछ वैल्यूज निकालनी होती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हमारे ये जो सवाल है, क्या ये जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सही है या गलत है, ये मेरा सवाल का जवाब एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ।
इसके लिए हम पी वैल्यू चेक करते हैं, वो आगे मैं डिटेल से आपको जब हम एनालिसिस के पोर्शन में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो डाटा एनालिसिस से हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या मेरा जो सवाल था वो उसका जवाब सही में आया या गलत में आया। अगर हाइपोथेसिस मेरे एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ये साबित करेगा कि वाकई ही ट्रेनिंग ना होने की वजह से परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के साथ कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से टीचर्स की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। हो सकता है वो साइकोलॉजिकल ओनरशिप हो। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल ओनरशिप क्या होती है कि टीचर्स जो हैं, खासतौर पर जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अपनी जॉब को सीरियस ही ना लेते हो। वो ये समझते हो कि यार हमें तनख्वाह मिल रही है बस काफ़ी है, हमें नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, हम जो है वो क्या करें, बस आगे अपना काम करो चले जाए। उनको वो अपनी जॉब को ओन नहीं कर रहे होते, तो ये भी रीज़न हो सकती है। तो जो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, वो ओके, जो नहीं होगा रिजेक्ट होगा, उसकी जगह फिर नए चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें। तो ये डाटा एनालिसिस से आप क्या करते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो जिसमें SPSS है और PLS है। अगर आप क्वान्टिटेटिव पे काम कर रहे हो, क्वालिटेटिव पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम जो है ना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के लिए अमॉस है, एनवीवो है। ठीक है, क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फिर आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं, स्टेम एनालिसिस करते हैं, वो एक अलग तरीका जब एनालिसिस में हम जाएंगे वहाँ स्टडी करेंगे। और लास्ट में बेटा आपके पास रिकमेंडेशन या कंक्लूजन आता है कि आपने डाटा एनालिसिस की बेस पे जो कंक्लूजन निकाला कि ये पॉसिबल रीजन हैं, ये मेरे सवाल उठाए थे, इनमें से ये सवाल ठीक है और ये सवाल जो है इनके जवाब जो है वो सही नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जगह कोई और पॉसिबल रीजन हो सकता है। क्लियर है बात? यस सर। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके रिसर्च पेपर। ठीक है, सो काइंडली नोट डाउन द असाइनमेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स जो हैं, 10 रिसर्च पेपर्स हर स्टूडेंट ने डाउनलोड करने हैं। कहां से डाउनलोड होंगे बेटा? गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर से आप पेपर्स को सर्च आउट करेंगे। मैं आपको एक शीट बना देता हूं यहां पे। बेटा क्या करेंगे आप लोग गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे जाएंगे आप लोग, वहां से आप लोग क्या करेंगे, रिसर्च पेपर डाउनलोड करोगे। ठीक है, रिसर्च पेपर किसी भी टॉपिक पे, यानी कि रिलेटेड टू कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप जो है ना वो डीप लर्निंग पे कर लें, मशीन लर्निंग पे कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने रेलिवेंट, या आप लोग जो है वो लेट से हम AI एंड मैनेजमेंट, ठीक है, AI एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, AI एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह के आपने क्या करना है, रिसर्च पेपर हर स्टूडेंट ने 10 रिसर्च पेपर जो है वो डाउनलोड करने और एक शीट बनानी है एक्सेल के अंदर। अब उस शीट में क्या होगा बेटा, कॉलम 1 जो है आपका, कॉलम 1, वहां में आप लोग लिखोगे नंबर, सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 2 10। ठीक है, यहां आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपके पास टाइटल आ जाएगा, टाइटल ऑफ द पेपर, कि रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है। थर्ड कॉलम में बेटा आपके पास आ जाएगा ऑथर्स, ऑथर्स नेम क्या है। ठीक है, फोर्थ कॉलम में आपके पास आ जाएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में आपके पास आ जाएगा बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें कौन सा यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा मीडिएटिंग वेरिएबल, कौन सा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा मॉडरेटिंग वेरिएबल, कौन सा इस्तेमाल हुआ है। उससे नेक्स्ट कॉलम में बेटा आपके पास आ जाएगा
थ्योरी कौन सी इस्तेमाल की है उन्होंने, रिसर्च थ्योरी कौन सी इस्तेमाल हुई है। उससे नेक्स्ट कॉलम में बेटा आपके पास आएगा रिसर्च गैप या नोवेलिटी, ठीक है। और कोशिश करनी है बेटा आप लोगों ने रिसर्च पेपर एमरल्ड से डाउनलोड करने, कहां से करने हैं, एमरल्ड की डेटाबेस जो है, आप डायरेक्ट अगर एमरल्ड को ओपन करेंगे तो गूगल स्कॉलर पे ना भी जाएं, एमरल्ड पे जाएं, एमरल्ड से पेपर डाउनलोड करें। वहां पे फायदा क्या होगा, वहां पे ये जो अब्स्ट्रैक्ट है ना बेटा, ये आपको चीजें जो है वो अब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। वहां से अब्स्ट्रैक्ट से आपको ये तमाम चीजें जो है वो वहां पे आपको मिल जाएंगी, आपकी रिसर्च गैप, डेटा, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च गैप आपने मेंशन करना है और फिर आपने यहाँ पे कंट्री ऑफ पब्लिकेशन कि ये जो रिसर्च है ये कहाँ हुई है, ठीक है, किस कंट्री में ये रिसर्च हुई है, ये आपने मेंशन करना है। तो ये आपने एक शीट बना लेनी है 10 पेपर्स की, ठीक है, जो आपको ये बता रही होगी कि आपका पेपर जो है उसका नंबर क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, किस साल पब्लिश हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन से हैं, मॉडरेटिंग कौन से हैं, थ्योरी कौन सी इस्तेमाल हुई, रिसर्च गैप क्या है और किस कंट्री में ये रिसर्च हुई है। क्लियर होगी बात। और लास्ट कॉलम में बेटा आपने मेंशन करना है फ्यूचर रिकमेंडेशन, उसके एंड पे दी होती हैं, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है लास्ट कॉलम में कि फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या है, इसने फ्यूचर में क्या बताया कि इस रिसर्च को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये शीट आप लोगों ने बनानी है, हर बच्चे के पास ये शीट नेक्स्ट क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। 10 रिसर्च पेपर आप लेंगे और ये शीट आप उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो ये शीट जब आप बिल्ड कर लेंगे बेटा तो आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है रिसर्च की आपको पता हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।